हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माउंट एजुकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ लॉ एंड हाउ टू मेक लॉ इन इंडिया। इस दो टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। कि उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको जो है इस तरीके की वीडियोज़ रेगुलरली मिलती रहें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ लॉ। लॉ क्या होता है? लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं। आपके घर में भी आपके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होंगे जो आप फॉलो करते हैं। उसी तरीके से कंट्री में भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो फॉलो करना हर किसी को ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। लॉ इज़ अ टूल फॉर रेगुलेटिंग द ह्यूमन कंडक्ट इन ए सोसाइटी। लॉ एक टूल है जिससे हम रेगुलेट कर सकते हैं ह्यूमन कंडक्ट को सोसाइटी के अंदर। हम ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए लॉ एक बेस्ट टूल है। लॉ इज़ अ रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड और एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट। लॉ जो है रूल ऑफ कंडक्ट है, जैसे कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसी तरीके से रूल ऑफ कंडक्ट है जो इम्पोज्ड और एनफोर्स करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो लॉ क्या होता है आपको समझ में आ गया, लेकिन लॉ आखिर क्यों बनाया जाता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। वाई आर लॉज रिक्वायर्ड? लॉ आखिर क्यों बनाए जाते हैं, क्या ज़रूरत है लॉ बनाने की? लॉ नहीं बनाएंगे तो क्या काम नहीं चलेगा? लॉ आखिर क्यों बनाना चाहते हैं तो वो देखते हैं। ये सब पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि लॉ आखिर क्यों बनाया जाता है। जब आप सड़कों पर चलते हैं, सड़कों पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। अगर सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो उसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जो है एक रूल बुक तैयार करी। उस रूल बुक के अंदर ट्रैफिक रूल्स लिख दिए गए, ट्रैफिक के सारे नियम लिख दिए गए। सड़क पे चलना है तो आपको ये ट्रैफिक नियमों को फॉलो करना होगा। रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, कोई व्हीकल चलाना है तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। जितनी भी बातें हैं सब एक रूल बुक में लिख दी गई। तो अब हर किसी को जिसको व्हीकल चलाना है वो उन ट्रैफिक रूल्स को उस रूल बुक से पढ़ ले और जो है फॉलो कर ले। वो रूल बुक को जो है, अब रूल बुक कौन मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। तो उस रूल बुक को हर कोई माने, उसके लिए क्या किया गया, उस रूल बुक को पार्लियामेंट में रखा गया, लोकसभा और राज्यसभा में रखा गया और उसको पास करवा दिया गया पार्लियामेंट से। और उसके बाद वो रूल बुक बन गई हमारी मोटर व्हीकल एक्ट। उस मोटर व्हीकल एक्ट में सभी तरीके के रूल्स लिखे हुए हैं जो आपको सड़क पर व्हीकल चलाते हुए फॉलो करने होते हैं। सभी तरीके के ट्रैफिक रूल्स लिखे हुए हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब से ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है, बिजनेस का एक्सपेंशन बढ़ता ही जा रहा है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है, साथ के साथ बिजनेस फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बिजनेस फ्रॉड्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया गया, एक रूल बुक तैयार करी। उस रूल बुक के अंदर कुछ रूल्स लिख दिए गए जो हर बिजनेस मैन को फॉलो करने ज़रूरी हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना ही होगा। तो वो रूल्स लिख दिए गए। उस रूल बुक को पार्लियामेंट में रखा गया और जो है पास करा दिया जाए। उसका नाम पड़ गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको बिज़नेस से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको जो है इन रूल्स को फॉलो करना होगा। इससे क्या होगा, फ्रॉड जो है कुछ हद तक मिनिमाइज़ हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन मिनिमाइजेशन आ सकती है फ्रॉड्स के अंदर। आपको अब क्लियर हुआ होगा कि आपको हमारे कंट्री में लॉ बनाने क्यों ज़रूरी होते हैं, आखिर लॉ की क्या ज़रूरत होती है एक कंट्री के अंदर। अब हम देख लेते हैं हमारी डेफिनेशन। टू रेगुलेट पीपल बिहेवियर, इतना ही देखते हैं। टू रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना पीपल्स के बिहेवियर को। पीपल्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए हम लॉ बनाते हैं। अब गवर्नमेंट पीपल के बिहेवियर को कंट्रोल क्यों करना चाहती है? विद अ व्यू टू, ताकि विद अ व्यू टू, आप लॉ में कभी भी विद अ व्यू टू शब्द देखेंगे तो इसका मतलब होता है इंटेंशन। इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि उसको सिक्योर करनी है तीन चीज़ें। लॉ बनाने के पीछे इंटेंशन हमेशा तीन चीज़ों को सिक्योर करना होता है। पहला होता है जस्टिस, दूसरा होता है पीसफुल लिविंग और तीसरा होता है सोशल सिक्योरिटी। ताकि जो है हर किसी का जस्टिस, पीसफुल लिविंग और सोशल सिक्योरिटी सिक्योर हो सके। इन तीनों को सिक्योर रखने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा लॉ क्यों बनाया जाता है। अब देखते हैं कि लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है। लॉ बनाने के हमारे पास दो प्रोसीजर दिए गए हैं। पहला मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि ये प्रोसीजर है लॉ बनाने का, वो प्रोसीजर को फॉलो करो और लॉ बना दो। एक तो तरीका हमारे पास ये हो गया। दूसरा, सम हैव इवॉल्व फ्रॉम कन्वेंशन, कुछ जो है कन्वेंशंस होते हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस। पुराने टाइम से कस्टम्स यही चलता आ रहा है। हर पर्टिकुलर बिजनेस के कुछ कस्टम्स होते हैं कि उसी तरीके से जो है बिज़नेस चलता आ रहा है। तो वो बिज़नेस प्रैक्टिसेस जो है कई सालों से, अगर मान लो 50 साल 100 सालों से उसी बिज़नेस प्रैक्टिस में वही कस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है, तो वो हमारा एक तरीके से लॉ बन जाता है। आप उसको अनरिटन लॉ बोल सकते हैं, लेकिन वो एक तरीके से लॉ बन जाता है। तो अब लॉ बनाता कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ इन इंडिया? इंडिया के अंदर लॉ बनाता कौन है?
तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक 7th शेड्यूल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, उसमें एक 7th शेड्यूल है। 7 शेड्यूल्स के अंदर 3 लिस्ट गिवन है, 3 लिस्टें दी गई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। फर्स्ट लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट और थर्ड लिस्ट है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 के अंदर का नाम है यूनियन लिस्ट, यानी इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जितनी आइटम्स आएंगी उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को है। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट। उन स्टेट लिस्ट के अंदर जो पर्टिकुलर आइटम्स दे रखी हैं उस लिस्ट के अंदर उस आइटम्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर है हमारे पास हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। और तीसरी है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उसके ऊपर लॉ सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर बना सकते हैं। तो देखते हैं हमारी यूनियन लिस्ट को। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट मेंशन अंडर दी यूनियन लिस्ट। टोटल 100 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं इस लिस्ट के अंदर, जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर है। पहले इसमें 97 आइटम्स थे, लेकिन अब टोटल 100 हो चुके हैं। उसी तरीके से स्टेट लिस्ट को देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन अंडर द यूनियन अंडर द स्टेट लिस्ट होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे स्टेट लिस्ट होगा। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो है टोटल 61 आइटम्स सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, टोटल 61 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो उस 61 सब्जेक्ट्स के अंदर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? एक्सक्लूसिवली पावर दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को कि इन 61 आइटम्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है। थर्ड बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। इस लिस्ट के अंदर जो जो आइटम्स दे रखी हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, जिसके ऊपर सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर है लॉ बनाने की। हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ? पार्लियामेंट में लॉ किस तरीके से बनता है अब ये देख लेते हैं। लॉ बनता तो पार्लियामेंट में है, ये बात हमें पता चल चुकी है। फिर पार्लियामेंट में लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है वो हम देख लेते हैं। लॉ मेकिंग इज़ नॉट ओनली अ लीगल प्रोसीजर बट ऑल्सो ए पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन। लॉ बनाना सिर्फ एक लीगल प्रोसीजर नहीं है बट एक पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन भी है। ऐसा नहीं होता कि हम जो है हमें आज चल इस टॉपिक के ऊपर लॉ बनाने का मन करा गवर्नमेंट का, तो चलो पार्लियामेंट में रखते हैं, पास करा के लॉ बना देते हैं। नहीं, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है। हमें सबसे पहले देखना होता है कि आखिर लॉ बनाने की हमें ज़रूरत क्या है। इस टॉपिक के ऊपर लॉ बनाने की हमें वाकई में ज़रूरत है? टॉपिक के ऊपर लॉ हम क्यों बनाना चाहते हैं, क्या ज़रूरत है? तो फर्स्ट स्टेप है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग लॉ। हमें लॉ बनाने की क्या ज़रूरत है? फर्स्ट स्टेप के अंदर किन किन लोगों का रोल होता है? तो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप्स, मीडिया एंड सिटीजन्स। पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि अगर किसी मुद्दे पे लॉ बनाना है तो वो लॉ बनाएगी। इंटरेस्ट ग्रुप्स, जिन लोगों को उस लॉ की ज़रूरत है, जिन लोगों को उस लॉ में इंटरेस्ट है, अगर उन ग्रुप्स को लगता है कि लॉ बनाने की ज़रूरत है, वो अगर सरकार से कहेंगे कि लॉ बनाने की नीड है तो लॉ बन सकता है। तीसरा मीडिया और फोर्थ सिटीजन। अगर सिटीजन्स को लगता है, हमारे देश के सिटीजन्स को लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे लॉ बनाना है, तो वो गवर्नमेंट को कह सकती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लॉ बनाने की ज़रूरत है। तो लॉ बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखनी होती है लॉ की हमारी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स क्या हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लॉ बनाने की वाकई में रिक्वायरमेंट और नीड्स है कि नहीं है। अब ज़रूरत पता चल गई लॉ क्यों बनाना है। अब सेकंड स्टेप है हमारा ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज लॉ। हमें जो है एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा उस प्रपोज लॉ के ऊपर। प्रपोज लॉ को हम बिल बोलते हैं। तो एक मोटा मोटा एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा कि हमें लिखना होगा इसके ऊपर कि हमें ये लॉ में इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीज़ें हमारी फॉलो होंगी। क्या क्या लॉ में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें लॉ में लिखनी है, ये सब चीज़ें इस ड्राफ्ट में तैयार हो जाएंगी। और इसी प्रपोज लॉ को हम बोलते हैं बिल। तो हमने एक बिल ड्राफ्ट किया कहें या फिर जो है हमने प्रपोज लॉ ड्राफ्ट किया कहें, बातें की है। तो द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। ये ड्राफ्ट बनाएगा कौन? ये ड्राफ्ट बनाएगा कंसर्न मिनिस्ट्री। सपोज एजुकेशन के ऊपर कोई लॉ तैयार करना है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री बनाएगी। कोई वुमेंस के ऊपर लॉ बनाना है तो हमारी लॉ मिनिस्ट्री साथ में जो है हम, तो हमारे वुमेंस के जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है वो भी आ सकते हैं। किसी इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर लॉ तैयार करना है तो हमारी जो है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हमारी आ सकती है, हमारी जो है फॉरेन मिनिस्ट्री इंक्लूड हो सकती है इस टॉपिक के ऊपर। तो इसी तरीके से जो कंसर्न मिनिस्ट्री होंगी वो इस ड्राफ्ट को तैयार करेंगी। जिस टॉपिक पे हमें लॉ बनाना होगा उस टॉपिक की कंसर्न मिनिस्ट्री उस ड्राफ्ट को तैयार करेगी। लॉ एक बिल तैयार हो चुका है कि एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है कि ये लॉ है, अब इसको पास करवाना है।
थर्ड स्टेप है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। अब बिल को जो है हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। कहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा? इंट्रोड्यूस बिल इन आइदर ऑफ द हाउसेस, लोकसभा या फिर राज्यसभा। हम कहीं पर भी पहले उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे पहले लोकसभा में करें या राज्यसभा में करें। बिल सेंड करेंगे कमिटीज़ के पास। हमारे पास दो तरीके की कमिटीज़ होती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बोला जाता है उसको। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। इनके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे। आज हमारा मेन मकसद है इस वीडियो का ये समझना कि लॉ किस तरीके से बनता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी समझ लो आप, मोटा मोटा बिल सेंड करा जाता है टू पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है। फिर कमेटी जो है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगी उस बिल के ऊपर, और वो रिपोर्ट जो है सेंड करेगी हाउस को। हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट। हाउस उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और इस रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। और उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो है डिटेल डिस्कशन होगा ऑन द बिल इन द हाउस। फिर बिल जो है इस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, उस हाउस में उस बिल को एक्सेप्ट भी करा जा सकता है और रिजेक्ट भी करा जा सकता है। अगर उस बिल को रिजेक्ट कर दिया तो बात ही खत्म हो गई, और अगर एक्सेप्ट कर दिया मतलब उस बिल को मेजॉरिटी से पास करवा दिया। अब एक बार अगर बिल जो है एक हाउस में पास हो गया तो उसको दूसरा हाउस में पास कराने के लिए सेंड कर दिया जाएगा, सेंड टू अदर हाउस। अब अदर हाउस में अप्रूव, अदर हाउस जो है उस बिल को अप्रूव भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। और अगर अदर हाउस उस बिल को रिजेक्ट कर देती है तो उससे होगा क्या? डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। डेडलॉक में हैपन। डेडलॉक का मतलब क्या हुआ? एक हाउस ने एक बिल को पास कर दिया और दूसरा हाउस ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, तो अब डेडलॉक हो गया। डेडलॉक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जॉइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है। प्रेसिडेंट जो है एक जॉइंट सेशन भी बुला सकते हैं। जॉइंट सेशन के थ्रू भी उस बिल को पास कराया जा सकता है अगर बिल रिजेक्ट हो जाता है। और अगर बिल एक्सेप्ट हो गया, पास हो गया मेजॉरिटी से, तो बिल तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जॉइंट सेशन डेडलॉक क्रिएट ही नहीं हुआ, जॉइंट सेशन बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बिल जो है आगे भेज दिया जाएगा। दोनों हाउस से बिल पास होने के बाद बिल जो है सेंड कर दिया जाएगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज असेंट। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जो है बिल को भेज दिया जाएगा आगे। तो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। प्रेसिडेंट जो है अप्रूव कर सकते हैं बिल को और सेंड बैक फॉर रिकन्सिडरेशन। प्रेसिडेंट जो है बिल को अप्रूव भी कर सकते हैं और रिकन्सिडरेशन के लिए वापस हाउसेस में भेज भी सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास बिल को रिजेक्ट करने की या फिर जो है सेंड बैक करने की पावर सिर्फ एक बार होती है। अगर प्रेसिडेंट ने एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया और वापस से जो है हाउसेस ने उसी बिल को वापस पास करके भेज दिया एज इट इज़, बिल को कोई उसमें चेंजेस नहीं करे, एज इट इज़ प्रेसिडेंट के पास भेज दिया वापस से पास करवा के, तो प्रेसिडेंट के पास इस बार उसको एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो प्रेसिडेंट जो है अप्रूव कर सकते हैं बिल को और जो है सेंड बैक कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन ओनली वन टाइम। ये इसे भी एक बार हो सकता है रिकन्सिडरेशन। when the president give the assent on the bill, जैसे ही प्रेसिडेंट जो है अपने असेंट दे देंगे बिल के ऊपर, द बिल बिकम्स एक्ट। तो उस दिन से वो बिल जो है एक्ट कहलाएगा। तो हमें पता चल गया कि एक बिल जो है वो एक्ट कब बनता है। जैसे ही प्रेसिडेंट जो है उस बिल के ऊपर सिग्नेचर कर देंगे, वो बिल जो है एक्ट बन जाएगा। तो बिल तब तक बिल रहता है जब तक प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर जो है असेंट नहीं कर देते। तो अब हमें एक बात पता चल गया कि बिल और एक्ट में डिफरेंस होता है। तो हम कह सकते हैं बिल इज़ नॉट इक्वल टू एक्ट। बिल और एक्ट सेम नहीं होते।